नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेनीवाल एकेडमी पर। आज हम करेंगे भारत में कृषि। तो भारत में कृषि से संबंधित जितने भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले 3-4 वीडियो में हमने ज्योग्राफी के विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। जो आप सभी ने नहीं देखे हैं तो मैं अनुरोध करता हूँ आपसे कि कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखें। वो आपकी आगामी भर्ती की परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, यह मैं आपसे वादा करता हूं। तो आज हमारा मेनली फोकस होगा भारत में कृषि। किस टाइप की कृषि की जाती है भारत में, कहाँ कौन से राज्यों में कैसी कृषि की जाती है, कृषि से परिप्रेक्ष्य में भारत की जीडीपी कितनी है। तो आज हम सारा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए हम सीधा अपने वीडियो की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं अपना, पहले कुछ 4 दी हुई है आपको स्थानांतरित कृषि, उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो आपको बताना इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो पोंडू उड़ीसा में की जाती है स्थानांतरित खेती। उसको कहते हैं जो वहाँ के स्थानीय लोग पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, जंगल को नष्ट करके वहाँ पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसी को स्थानांतरित कृषि कहा जाती है। तो मासा हिमाचल में ना करके एमपी में की जाती है। मासा कृषि टाइप होती है वो कहाँ की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है। तो हिमाचल में किस टाइप की कृषि की जाती है, तो हिमाचल में खिल टाइप की कृषि की जाती है। पोनम केरल में की जाती है। झूम असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। तो कुछ 4-5 और कृषि से संबंधित हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो झारखंड में क्या की जाती है, कुरुआ की जाती है। झारखंड में कौन सी टाइप की जाती है स्थानांतरित कृषि, तो कुरुआ टाइप की जाती है। उड़ीसा में कौन सी की जाती है, तो उड़ीसा में की जाती है पामाडाबी, यहाँ उसी को कहते हैं कोनम या पामाडाबी। छत्तीसगढ़ में दीपा टाइप की कृषि की जाती है। छत्तीसगढ़ में दीपा, झारखंड में कुरुआ, मेघालय में बोगमा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान कह दो। छत्तीसगढ़ में दीपा और हिमाचल में कौन सी की जाती है, तो खिल टाइप की कृषि की जाती है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कथन दिया हुआ है, उसका कारण दिया हुआ है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पाद में वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही है ये। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो हरित क्रांति के बाद ही क्या हुई है, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल कथन क्या है, करेक्ट है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हरित क्रांति को जिसको लाभ मिला है सिंचाई वाले क्षेत्र में, वो किसान क्या हो गए, आगे बढ़ गए। और जहाँ पे वो जिसको लाभ नहीं मिला है वो आर्थिक रूप से क्या पिछड़ गए। तो ये भी कारण सही है, पर इसकी है ना कारण कथन की क्या नहीं करता, व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें खाद्यान्नों के उत्पाद के बारे में बताया, हरित क्रांति के बारे में, यहाँ पे असमानता को बता रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, पर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस शहर को पीले शहर के नाम से जाना जाता है, वे इस विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसे शहर का नाम बताना है जिसको पीला शहर के नाम से जाना जाता है और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, इरोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, इरोड। निम्न में कौन सा राज्य समय चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है, तमिलनाडु। इन तीनों राज्यों में चाय की बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक था। उस टाइम ये क्या काफ़ी चर्चा में था, उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, इसलिए आरपीएससी ऐसा ही 2016 में पूछ लिया था। तो कर्नाटक राज्य था जिसमें 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। अभी भी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है। निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल नहीं बतानी है आपको। तो रबी की फसल गेहूँ है, मसूर है, जो है चावल है, जो रबी की नहीं होकर किसकी होती है, खरीफ की फसल होती है। ये कुछ रबी की फसलें दी हुई है, जो गेहूँ दी हुई है, जो दी हुई है, जेई दी हुई है, तोरियाँ, राई, सरसों, पीली सरसों, अलसी, कुसुम, रबी, मक्का, शिशु, मक्का, चना, मटर, मसूर, रबी, राजमा, बरसी, मशरूम, आलू आदि किस में की जाती है, ये रबी की फसलें होती है। आप इसको याद कर लेना, ये काफ़ी बार स्टेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी रबी की फसल होती है, कौन सी रबी की फसल नहीं होती है। तो रबी की फसल को कब बोया जाता है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है। इसको काट कब लिया जाता है, तो अप्रैल जून में काटा जाता है। तो अब काटने की बारी आ गई। गेहूँ कौन, अभी देख लो आपके आसपास में गेहूँ वगैरह की कटाई हो रही है। तो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो रबी की कटाई चल रही है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, चावल होता है, मक्का होता है, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जुट, सन्न, कपास। तो ये आपको क्या करना है, याद कर लेना, ये खरीफ की फसलें होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना। खरीफ की फसलें काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी खरीफ की है और कौन सी रबी की है। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई। अभी जून जुलाई में बोई जाएगी और काटी कब जाएगी इनको, सितंबर अक्टूबर में इसकी क्या हो जाएगी, हार्वेस्ट यानी कि कटाई हो जाएगी। तो खरीफ की फसल
कौन से राज्यों में सर्वाधिक होती है, तो या सर्वाधिक होती है या उत्पादक राज्य कौन से होते हैं? असम हो गया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया एंड केरल हो गया। इन राज्यों में खरीफ की फसल सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। तो जायद की फसल में कौन सी फसल आएगी अपनी? जायद में सारी सब्जियाँ, फल फ्रूट ये सब किस में आएंगे? जायद की फसल में आएंगे, जो अभी मार्च और जुलाई में बोए जाएंगे, यानी कि अभी सीजन किसका चल रहा है? तो जायद फसल का चल रहा है। निम्नलिखित में कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है, यानी कि जिसको बेचकर पैसा कमाया जाता है, मोटी फसल, मोटी पैसे, यानी कि मोटे पैसे कमाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नगद फसल कहा जाता है। तो कौन सी फसल नगद के रूप में अपन किसान खेती करते हैं, नगद के रूप में, है ना? तो कौन सी? कपास हो गया, गन्ना हो गया एंड रतन जोत हो गया। ये तीनों क्या है? नगदी फसल है, यानी कि व्यावसायिक फसल है। इनको बेचकर क्या है? किसान लाभ कमाते हैं या पैसे कमाते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का फ्लड से नहीं होकर किससे है? दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का। वर्जिन कुरियन, ये आपको याद रखना है, वर्जिन कुरियन, इनको फ्लड ऑपरेशन का जनक माना जाता है, इनको वर्जिन कुरियन को भारत में। तो अपन कुछ देख लेते हैं क्रांतियाँ और उनसे संबंधित कृषि। तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन होती है, एपीकल्चर मधुमक्खी, विटिकल्चर अंगूर, फ्लोरिकल्चर फूलों, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमीकल्चर यानी कि फलों का उत्पादन, ओलीकल्चर किससे हो जाएगा? सब्जियों का उत्पादन, पिसिकल्चर मछलियों का, ये इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर बागबानी, एरोपोनिक्स किससे हो जाएगा? हवा में पौधों का उगना, हाइड्रोपोनिक्स किस में हो जाएगा? जो जल में उगते हैं उनको क्या कहता है? हाइड्रिला वगैरह ये किस में उगते हैं? जल में उगते हैं, तो उनकी खेती को क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स। आपको याद कौन सा रखना है? एक तो सेरिकल्चर, एपीकल्चर, विटिकल्चर और एक पिसिकल्चर, इंपॉर्टेंट है ये भी 4-5। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक उद्यानिकी फसलों की प्रीमियम दर है। तो प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत फसलों की प्रीमियम दर है वो कितनी होती है? तो 5% होती है। कर्क रेखा वे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करती है। किस चतुर्थांश में कपास सर्वाधिक होता है? तो ये क्या हो गया? राजस्थान का मैप हो गया आपने। तो ये 80 डिग्री हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। तो अब आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में कपास की फसल सबसे ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो गया? उदय, पप्पू, पैपू, ये ऐसा हो जाएगा पश्चिम और पूर्व। तो इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या होती है? अपनी कपास की फसल होती है। तो दक्षिण पश्चिम में क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा कपास की फसलें होती है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता निर्वाह कृषि से संबंधित है? तो आपको बताना है निर्वाह कृषि से संबंधित है कौन सी कथन है जो सही है। आपको बताना भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है, बिल्कुल की जाती है। ये कृषि प्राय मानसून पर निर्भर होती है। तो निर्वाह कृषि किस पर निर्भर होती है? मेनली मानसून पे होती है। ये श्रम प्रधान कृषि होती है, इसमें श्रम बहुत ही ज़्यादा लगता है। फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 3, 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो ऐसी कृषि का नाम बताना है जो आपको एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो रोपण कृषि होती है ना, रोपण कृषि को ही बहुत ही चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। रोपण कृषि मतलब रोपते हैं जो बीज को लेकर। भारत में शस्य प्रारूप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। और असत्य है कथन आपको क्या करना है? छांटना है। तो रबी की फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है। रबी को फसल को कब बोया जाता है? तो शीत की ऋतु में। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है। ये रबी की फसल ये हो गई जायद की फसल। इन दोनों के बीच में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? जायद की फसल कहा जाता है। यानी कि तो रबी की फसल कब होती है? अक्टूबर में सर्दी पड़नी चालू हो जाती है। और ये खरीफ की कब हो जाती है? जून में। तो अक्टूबर के जून में जो भी महीने बीच में आते हैं, यानी कि मार्च से लेकर जुलाई तक, उनके में कौन सी कृषि की जाती है? कौन सी फसल बोई जाती है? जायद की। तो इनमें से कोई नहीं गलत है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल बतानी है आपको। तो मक्का हो गया खरीफ की फसल में, बाजरा हो गया एंड सोयाबीन हो गया। तो 1, 2 और 4। तो चना क्या हो गया आपका? तो चना हो गया आपका रबी की फसल हो गई। चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया। जो कौन सी फसल है? रबी की फसल है। भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों
से होने वाली यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादक में सहायता होती है। तो मावट वर्षा होती है ना, जो शीत ऋतु में होती है, वो मेनली किसको लाभान्वित करती है, कौन सी फसल को क्या करती है, लाभ पहुंचाती है। तो केवल रबी को यानी कि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है और उसको महावट कहा जाता है। गेहूं की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन क्या है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 70 की वर्षा चाहिए, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर भारत में गंगा सतलुज का मैदान प्रमुख है। ये मैदान किसके लिए फेमस हो गया, ये हरियाणा पंजाब वगैरह ये सब गेहूं की फसल के लिए उपयोगी होता है, यानी इनमें बहुत ही ज़्यादा गेहूं की फसल उगाई जाती है, उत्पादन होता है। तो एक और दो कथन दोनों सही है। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो मोटे अनाज के संबंध में आपको कथन क्या बताना है, सही बताना है। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। मोटे अनाज होते कौन से, एक तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया एंड रागी हो गया। ये मोटी फसल यानी कि मोटे अनाजों की श्रेणी में क्वेश्चन यानी कि श्रेणी में आते हैं। ये ज्वार हो गया, बाजरा हो गया एंड रागी हो गया। इनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, 1 और 2। मोटे अनाजों काफ़ी चर्चा में रहता है। ये यूपीएससी में मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ये खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। ये फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है, बांगर, और नई को क्या कहता है, खदर। तो ऐसी फसल का नाम बताना है जो खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस से होता है। तो मक्के की फसल होती है जो पुरानी जलोढ़ में भी उगाई जाती है। गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो गन्ने की फसल के लिए बताना है आपको, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है देश, ब्राज़ील है। ब्राज़ील में गन्ने की फसल बहुत ही ज़्यादा या सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा होता है, तो गन्ने का तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर भारत है, तो केवल एक। तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तिलहन के संबंध में आपको क्या करना है, विचार करना है और कथन क्या बताना है, सही बताना है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो तिलहन का होता है ना, तिलहन से क्या निकलता है, तेल निकलता है। इसका खाद्यान्न में भी उपयोग करते हैं और उद्योग में भी होता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। तो ये उत्तरी भारत में तो क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। दक्षिण भारत में ये क्या बन जाती है, रबी की फसल। तो सी ऑप्शन। चाय की कृषि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो चाय के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों का क्या बताना है, सही कथन बताना है इनमें। तो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से अच्छी तरह उगता है, बिल्कुल करेक्ट है। चाय कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु वगैरह क्षेत्रों में होता है, जहाँ की जलवायु क्या होती है, उष्ण और उपोष्ण। चाय की फसल के लिए हुमस और जीवाश्म युक्त मृदा उपयुक्त होती है, बिल्कुल करेक्ट है। चाय की कोमल पत्तियों के विकास में वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षों की बौछार सहायक होती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो कर्नाटक है। रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है आपको। तो ये एक भूमध्य रेखीय फसल है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भूमध्य रेखा यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट वगैरह पहुँचती है, वहाँ पे होता है उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। और इसके लिए से कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, तभी ये क्या होते हैं, रबड़ की फसल उगती है। 50 नहीं होकर 200 की होती है, 200 सेंटीमीटर। तो केवल एक कथन सत्य है। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मृदा। किन पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है, असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन। ये क्या होती है, रक्त विहीन होती है, यहाँ पे रक्त बहता है। चिपको आंदोलन में तो अमृता देवी कौर की आपको याद होगी, खेजड़ली में 363 लोग क्या हुए थे, पेड़ों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसमें भूदान गर्भदान आंदोलन है, एकमात्र आंदोलन हुआ था। विनोबा भावे के नेतृत्व में वो क्या हुआ था, रक्तहीन आंदोलन हुआ था। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन। नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और सही कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो आज़ादी के बाद से सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में योगदान का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। देश में सर्वाधिक लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं,
इनकरेक्ट है। जीडीपी का योगदान आज़ादी से पहले कितना था कृषि का, तो 50% पहले था। अभी क्या है, निरंतर ये क्या है, घट रहा है। तो आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। कल लेके आएंगे हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। बाय।